एडी करंट्स आर प्रोड्यूस इन ए मटेरियल व्हेन इट इज, ऑप्शंस दिए ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस, राइट ऑप्शन चूज करनी है और वो है बी। प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैंने पहले ही आपको बताया है, आपको क्या बताया है कि जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी लगातार, कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू टाइम, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। मतलब जैसे जैसे समय पास ऑन होते जा रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो फिर उस कॉइल में क्या तैयार होता है, ईएमएफ तैयार होता है, और उस ईएमएफ के कारण करंट तैयार होता है, क्योंकि जहाँ ईएमएफ यानी वोल्टेज तैयार होगा, वहाँ क्या तैयार होगा, करंट, और वो करंट को क्या बोला जाता है, एडी करंट। अभी बरोबर समझ लो, जैसे बाबू बरोबर ध्यान दो। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है एडी करंट्स का, ये बेटा इंडक्शन फर्नेस में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस मतलब जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे ये मेटल्स को पिघलाया जाता है। इंडक्शन फर्नेस एक क्या है, फर्नेस यानी भट्टी, इंडक्शन यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आधार पे चलती है, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वहाँ पे जो मेटल्स होते हैं बड़े बड़े, उनको पिघलाने के लिए, पिघलाना यानी उनका मोल्टन मास यानी लिक्विड तैयार करने के लिए क्या यूज किया जाता है बेटा, इंडक्शन फर्नेस को। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात बेटा, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन भी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन भी। अच्छा, मैग्नेटिक इंडक्शन ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके सर के ऊपर हम एरो ड्रॉ करते हैं, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, क्लियर। अब इसमें बेटा अगर हमने मान लीजिए एक मेटल का टुकड़ा रखा, क्या रखा बाबू, मेटल का टुकड़ा रखा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होते जा रही है, वेरी होते जा रही है। आप बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू टाइम यानी जैसे जैसे टाइम पास ऑन होते जाएगा अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक इंडक्शन भी क्या हो रही है, चेंज, मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है जैसे जैसे टाइम पास ऑन हो रहा है। तो बेटा ये जो मेटल प्लेट, ये क्या है रे बाबू रे, मेटल प्लेट। तो इस मेटल प्लेट में ईएमएफ डेवलप होता है, क्या होता है रे बाबू, ईएमएफ डेवलप होता है। ईएमएफ यानी वोल्टेज डेवलप होता है। आपको ओम्स लॉ मालूम है, V इक्वल टू रे बाबू आईआर, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज यानी ही ईएमएफ। तो V के जगह हमने E लिखा, ये आईआर वैसे ही, तो I वैसे ही रखो, ये रे बाबू E बाय आर, क्लियर। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो ये बेटा ईएमएफ तैयार होना यानी अल्टीमेटली करंट तैयार होना, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है आर ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है। तो ये जो करंट तैयार होता है बेटा ये एडीज के फॉर्म में तैयार होता है, ये ऐसा फॉर्म होता है बेटा, आएगा समझ में। हाँ, एडीज कैसी होती है मालूम है ना आपको, ये देखो एडीज यानी भंवरे। जैसे पानी में बाढ़ के वक्त बेटा नदी में क्या आते हैं, क्या तैयार होते हैं, भंवरे तैयार होते हैं। वो एडीज कैसी रहती है, ये ऐसी रहती है ना, ये देखो ऐसी एडीज रहती है बेटा, वो इस प्रकार की क्या रहती है, एडीज रहती है, क्लियर क्या। हाँ, तो एडीज यानी भंवरे। अब ये पानी के है, यहाँ किसके रे बाबू, करंट के भंवरे। तो ऐसे करंट को क्या बोला जाता है, एडी करंट। तो ये देखो ये जो करंट है इस फॉर्म में इस प्रकार से एडीज के रूप में तैयार होता है। कब तैयार होता है ये ख्याल में रखो रे बाबू, जब जब मैग्नेटिक फील्ड ये अकॉर्डिंग टू टाइम वेरी होती है, चेंज होती है। अकॉर्डिंग टाइम यानी जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो ऐसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने एक मेटल के प्लेट को रखा तो उसमें क्या तैयार होता है, एडी करंट तैयार होता है।
और ये एडी करंट इतना पावरफुल रहता है और इतना पावरफुल होने के कारण इतनी हीट वहां तैयार करता है कि ये मेटल प्लेट क्या हो जाता है, पिघल जाता है, उसका लिक्विड यानी मोल्टन मास तैयार होता है उस मेटल का। तो यही कंसेप्ट कहाँ यूज किया जाता है, इंडक्शन फर्नेस में। फर्नेस यानी भट्टी, इंडक्शन फर्नेस यानी जहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लगाई और ये करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन, इसीलिए देखो उसको क्या बोला जाता है, इंडक्शन फर्नेस। दोनों प्रकार की फील्ड वहाँ पे होती है। तो ऑलवेज ख्याल में रखना, जब भी एडी करंट्स बोला गया तो ये कौन से इसमें यूज होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो। क्या हो रहे बाबू, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो, वहाँ पे बरोबर समझना कि ये क्या तैयार होते हैं, एडी करंट्स तैयार होते हैं। तो इंडक्शन फर्नेस यानी वो भट्टी बनाई ही किसके लिए गई है, मेटल्स को पिघलाने के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स को पिघलाने के लिए, उनका मोल्टन मास तैयार करने के लिए। मोल्टन मास यानी वो मेटल का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्शन करने के लिए। यस, तो वही आपको बेटा वहां पे पूछा है कि भाई ये एडी करंट्स किसी भी मटेरियल में, ये मटेरियल यानी जैसे मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट यानी मटेरियल में एडी करंट्स कब तैयार होता है, तो ऑप्शन बी, जब उस मटेरियल को यानी मेटल प्लेट को कहाँ रखा जाता है बेटा, प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। शब्द अंडरलाइन करो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होता है अकॉर्डिंगली उसके अनुसार मैग्नेटिक फील्ड भी ये चेंज होती है। तो उस मेटल प्लेट में मटेरियल में जो करंट तैयार होता है उस करंट को एडी करंट्स बोला जाता है। और क्यों इसको एडी करंट्स बोला जाता है, क्योंकि वो एडीज के फॉर्म में होता है। एडीज यानी भंवरे, जैसे कि पानी में भंवरे तैयार होते हैं, यस, उस प्रकार से। यस, सामने नेक्स्ट बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज। अभी तो मैं बता रहा था बेटा कि एडी करंट का ये जो इफेक्ट है ये कौन से डिवाइस में यूज नहीं होता। कौन से इसमें यूज नहीं, देखोगे कौन से इसमें यूज होता है। अभी तो बताया जहां पे बेटा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साथ में हो वहां पे यूज होता है। जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो वहां यूज नहीं होता। तो आपको जो ए बी सी डी ऑप्शंस दिए बेटा, इसमें ए बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो नाम में छुपा है, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ एडी करंट तैयार होते हैं। सी, इंडक्शन फर्नेस हो, तो अभी बता रहा तो भट्टी जिसमें मेटल को पिघलाया जाता है, तो उसमें एडी करंट तैयार होते हैं। डी, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। ट्रेन में बेटा, ट्रेन आपको मालूम है उसमें वो ब्रेक लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, तो उसमें भी एडी करंट्स तैयार होते हैं। किसमें नहीं, ऑप्शन बी, ये वो ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक हीटर, सर इसमें क्यों नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होती है इलेक्ट्रिक हीटर में, इसलिए इलेक्ट्रिक हीटर इसमें वो एडी करंट का इफेक्ट यूज में नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सी रे बाबू, बी ऑप्शन। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन, ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 100 टर्न्स। एक सोलेनॉइड है बेटा, मैंने इसके भी पहले आपको बताया सोलेनॉइड किस रूप में होता है। एक हॉलो सिलेंडर होता है और उसके ऊपर एक कॉइल, कॉइल यानी एक वायर होती है। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम दे तो वही वायर क्या बन जाती है, कॉइल। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन को हॉलो सिलेंडर और उसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉइल, इंसुलेटेड यानी कोटेड कॉइल अगर वाउंड की तो क्या बन जाता है बाबू, सोलेनॉइड बन जाता है। कितने टर्न्स है रे बाबा रे वो कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न्स 1000। हाँ, व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, जब उसमें से कितना करंट पास किया रे बाबू, 4 एम्पियर करंट पास किया। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड इज 4 × 10⁻³ वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो उसमें तैयार होती है उसकी वैल्यू दी है फाई की 4 × 10⁻³ वेबर। तो हमें पूछा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यानी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो अभी
मैं पहले आपको उसका कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट समझ लो। तो ये प्रॉब्लम जो है बेटा ये सेल्फ इंडक्शन के कंसेप्ट पे है। कौन सी मेरे बाबू? क्या होता है देखो, एक कॉइल, ये बेटा कॉइल, कंसेप्ट समझ लो, ये कॉइल और ये कोई सोर्स है, एसी सोर्स। ये देखो बेटा ऐसा दिखा, मतलब समझ लेना है कौन सा सोर्स है, एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। और यहाँ से क्या पास किया जा रहा है बेटा, आई इतना करंट पास किया जा रहा है। तो जब भी बेटा किसी कॉइल में से, ये कॉइल है बेटा, क्या है, अकेली रही तो समझ लेना वो प्राइमरी कॉइल होती है। क्या अकेली रही तो, इसके साथ कोई दूसरी रही जुड़ी हुई तो सेकेंडरी कॉइल होती है। वो अभी सामने में कंसेप्ट वो भी बताऊंगा जब हम प्रॉब्लम म्यूचुअल इंडक्शन के देखेंगे। अभी प्रॉब्लम्स किसके देख रहे रे बाबू, सेल्फ इंडक्शन के। तो देखो ये कॉइल यानी प्राइमरी कॉइल क्योंकि एक ही है, तो जब बेटा किसी कॉइल में से जिसके नंबर ऑफ टर्न्स है ये करंट पास किया जाता है, तब इस कॉइल में फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होते हैं। क्या तैयार होते रे बाबू, मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होते। क्या तैयार होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होते हैं, फाई। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों तैयार हुए, इस करंट के कारण। तो देयरफॉर सीधी सी बात है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि जितना करंट आप पास करेंगे उसी प्रोपोर्शन में क्या तैयार होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देयरफॉर फाई, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू, और ये कांस्टेंट बेटा यल, क्या रे बाबू, इनटू आई। इसी आई को क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है, तो पहले कंसेप्ट समझ लो। कौन सा बेटा, सेल्फ इंडक्शन का। कौन सा कंसेप्ट बेटा, सेल्फ इंडक्शन। ये प्रोसेस है रे बाबू कि जब किसी कॉइल में से आई करंट पास किया जाता है तो उसी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। क्लियर। इस सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस के दरमियान जो कांस्टेंट डेवलप होता है ये यल, इस यल को क्या बोला जाता है बेटा, कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इस प्रोसेस का कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई दूसरा शब्द है बेटा, कोएफिशिएंट। कौन सा शब्द है रे बाबू, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसी को बोला जाता है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ, तो सेल्फ इंडक्शन का जो कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है उसी को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, यल। इसका यूनिट हेनरी है बेटा। क्या ऐसा यूनिट, हेनरी, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हेनरी। क्लियर। हाँ, तो फाई इक्वल टू यल आई, फाई इक्वल टू बाबू रे यल आई। क्लियर क्या। हाँ, तो फिर यल इक्वल टू क्या होगा बताओ बरा, फाई अपॉन आई। क्या होगा रे बाबू, फाई अपॉन आई। तो ये कंसेप्ट है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का। फिर सामने कंसेप्ट आएगा म्यूचुअल इंडक्शन का। कौन सा रे बाबू, तो उस वक्त मैं वो बताऊंगा ही जब वो प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी सेल्फ इंडक्टेंस का ये प्रॉब्लम है तो ये कहानी बता रहा हूँ। यस सर। तो भाई कितना सेल्फ इंडक्टेंस तैयार हुआ, फाई अपॉन यल। अच्छा, अगर कॉइल में एक ही टर्न्स हो, कितने टर्न्स हो रे बाबू, ये नंबर ऑफ टर्न्स, यल इक्वल टू अगर 1 रहा तो ये फार्मूला। और सर एक से ज़्यादा टर्न रहे तो 50, 100, 200, 500 रहे तो फिर ये फाई के साथ क्या जोड़ देना रे बाबू, एन जोड़ देना। हाँ, तो उतने टर्न्स है ना, क्योंकि जितने टर्न्स रहेंगे उतना क्या होगा, यल तैयार होगा। हाँ, तो हमें वही पूछा है बाबू इसमें कि बाबू कितना यल तैयार होगा। तो अभी इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो फार्मूला तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। क्या फार्मूला है बेटा, बोलो फिर। हाँ, तो अभी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो अभी तक तो मैं आपको कहानी बता रहा था, जनरल इसमें थ्योरी पार्ट बता रहा था, अभी सॉल्यूशन। तो फार्मूला ये बेटा, यल इक्वल टू यन इंटू फाई अपॉन आई। तो फिर वैल्यू रखो बेटा, क्या क्या वैल्यू आपको दी है। तो आप बोलेंगे सर हमें नंबर ऑफ टर्न्स, तो इधर साइड वर्क में पहले लिख लो बरे बाबू, साइड वर्क में लिख लो कि यन नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं, 1000 यानी 10 टू दी पावर 3 रे बाबू। हाँ, फाई कितना दिया है बोलो जल्दी,
4 इंटू 10⁻³ वेबर। 5 का यूनिट वेबर होता है। और करंट कितना दिया है रे बाबू? करंट दिया है 4। कितना दिया है बोलो जल्दी? तो वो दिया है 4 एम्पियर। तो n की वैल्यू लिखो 10⁻3, 5 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ I की वैल्यू 4, 4 4 कैंसल, 10⁻3 10⁻³ कैंसल, बचा क्या? कुछ भी नहीं है ने 1। तो L की वैल्यू, यूनिट अभी बताया ना रे बाबू मैंने कि यूनिट क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस L का? हेनरी। तो पूरा आप हेनरी लिख सकते या सिर्फ H लिख सकते। तो ये आ गया आंसर। और मुझे ऑप्शन बताओ बरो बाबू। ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू? यस यस। सामने का फिर नेक्स्ट जो है बाबू वो देख लो। ये है कंसीडर ए सोलेनॉइड कैरिंग supplied by a source with a constant EMF containing iron core inside it. When the core is pulled out of the solenoid, the change in a current will. प्रश्न को थोड़ा सा बरोबर व्यवस्थित कर लीजिए। कंसीडर ए सोलेनॉइड कैरिंग करंट, कैरिंग के बाद शब्द लिख लीजिए करंट। तो एक सोलेनॉइड है। अच्छा, मैं सोलेनॉइड की बात कर रहा था इस प्रॉब्लम में भी। मैं सोलेनॉइड की, जैसे अभी देखो बेटा ये कॉइल सिंपल कॉइल है ना। हाँ, अरे कॉइल, अब सोलेनॉइड बोला गया। पिछले प्रॉब्लम में भी सोलेनॉइड शब्द यूज किया था। तो आप बोलेंगे सर सोलेनॉइड कैसा होता है? तो वो बता देता हूँ। देखो बाबू, सोलेनॉइड क्या होता है यहाँ बताता हूँ। एक बेटा ऐसा हॉलो सिलेंडर होता है। क्या होता है रे बाबू? हॉलो सिलेंडर। ये उसका सेंट्रल एक्सिस। क्या रे बाबू? ये उसका सेंट्रल एक्सिस। अभी ये बेटा देखो, ये कॉइल है रे बाबू। क्या है ये? कॉइल है। ये कॉइल, ये ऐसा कॉइल, ये ऐसा ही, ये जो दिख रहा है यही यहाँ पे है। और ये आई करंट बेटा इस कॉइल से पास किया जा रहा है। आई करंट पास हो रहा है और वही बाहर निकल रहा है। यस सर। अरे बाबू, तो ये हॉलो सिलेंडर जिसके ऊपर ये इंसुलेटेड कॉइल वाउंड किया गया, तो ये जो टोटल अरेंजमेंट तैयार हुई इसी को बोला जाता है रे बाबू रे सोलेनॉइड। क्या बोला जाता है? सोलेनॉइड बोला जाता है। क्लियर क्या? तो ये शब्द सोलेनॉइड ख्याल में रखो। और इसी को अगर बेंड किया सर्कुलर फॉर्म में, कैसा बेंड किया बाबू? इसी को सर्कुलर फॉर्म में अगर बेंड किया तो देखो ये, इसी को अगर सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया, क्या किया रे बाबू? हाँ, ये सर्कुलर फॉर्म में ऐसा बेंड किया। क्लियर? हाँ, और ये टर्न्स वही, ये देखो टर्न्स वही। क्लियर क्या रे बाबू? हाँ, तो यही ये टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये अभी सोलेनॉइड का ये हो जाता है टोरॉइड। क्या हो जाता है बाबू? तो टोरॉइड, सोलेनॉइड का टोरॉइड कर दो बेंड करके तो सर्कुलर सोलेनॉइड तैयार होगा। क्या तैयार होगा रे बाबू? सर्कुलर सोलेनॉइड। सर्कुलर सोलेनॉइड को क्या बोला जाता है? टोरॉइड। खैर, अभी हमें सोलेनॉइड के बारे में बोला गया। क्लियर क्या अभी सोलेनॉइड? हाँ, तो ये कॉइल, ये फिगर, या ये सोलेनॉइड बोला जाएगा या कभी टोरॉइड बोला जाएगा, कंसेप्ट एक ही है रे बाबू। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम में भी आपको वही बोला गया है। क्या बोला गया है बताओ? कि भाई एक सोलेनॉइड कंसीडर करो। हाँ, ये सोलेनॉइड कंसीडर किया जिसमें से करंट पास हो रहा है। हाँ, ये करंट पास हो रहा है। सप्लाइड बाय ए सोर्स, सोर्स है ना एक बैटरी के द्वारा। सोर्स है ना क्या रे बाबू? बैटरी, बैटरी के द्वारा करंट पास किया जा रहा है। अब बोलेंगे वहाँ बैटरी तो कुछ ड्रॉ नहीं की है। अरे बाबा, बैटरी ड्रॉ नहीं की है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये बैटरी ड्रॉ कर ली, हो गई अभी। देखो ये बैटरी से क्या पास हो रहा है रे बाबू? करंट पास हो रहा है। अच्छा, फिर बैटरी यानी सोर्स रे बाबू। हाँ, सोर्स, सोर्स ऑफ करंट यानी बैटरी with a constant EMF containing iron core inside it। ये ख्याल में रखो रे बाबू। अब ये सोलेनॉइड तो है। क्या है रे बाबू? सोलेनॉइड है। तो यहाँ पे बेटा एक आयरन कोर रखा। देखो बेटा, ये इसके इनसाइड रखा जाता है रे बाबू। क्या रखा जाता है इसके इनसाइड?
आयरन कोर, ये देखो बेटा ये आयरन कोर रखा रे इसके अंदर, तो पहला प्रश्न तो ये तैयार होता है कि सर ये आयरन कोर रखा क्यों। देखो बेटा आयरन ये बेटा एक मैग्नेटिक मटेरियल है, क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। मैंने बताया ना आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल जिससे परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं, स्टील है, आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं। क्लियर किया। वैसे 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, एक डायमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल से कोई ना टेम्पररी ना परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं, पैरामैग्नेटिक से सिर्फ टेम्पररी मैग्नेट्स बनते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट बनते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से है, स्टील है, आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है। तो ये बेटा आयरन का रॉड, तो इसको इसलिए रखा जाता है कि ये बेटा एक हेल्पिंग एजेंट होता है। क्या होता है, हेल्पिंग एजेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए। किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए, है कि नहीं। जैसे आप किसी के साथ लड़ने के लिए जा रहे हो अकेले, तो अगर आपका दोस्त तुम्हारे साथ चले तो हिम्मत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं यार मेरा दोस्त भी मेरे साथ है तो भी हिम्मत बढ़ जाएगी, है कि नहीं, बरोबर ना। हाँ दो उस प्रकार से तो ये सोलेनोइड के अंदर ये आयरन कोर को रखा जाता है ताकि तैयार होने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, और बढ़े, क्या हो। तो पहला प्रश्न सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार होगी और क्यों तैयार होगी। देखो बेटा जैसे ही आप इस कॉइल से क्या पास करते हैं, करंट, तो करंट कैसे पास हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म में, है ना, टर्न्स में से। तो ये जो सेंट्रल एक्सिस है बेटा, इस सेंट्रल एक्सिस पे क्या तैयार होती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या तैयार होती है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई, यस। अब अगर ये आयरन कोर रखा बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और नहीं रखा तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तैयार होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम होती है। तो आयरन कोर रखना अच्छी बात है वहाँ, क्यों, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पावरफुल तैयार होती है। तो आपको फिर वहाँ पे पूछा क्या है कि व्हेन द कोर इज पुल्ड आउट ऑफ द सोलेनॉइड द चेंज इन करंट विल, हाँ तो क्या होगा, डिक्रीज। देखो रे बाबू सिंपल सी बात है, जितना करंट पास किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या होगी, तैयार होगी। आयरन कोर लगाओगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी मतलब ज़्यादा करंट उसमें से हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। और अगर नहीं रखी तो आयरन कोर को, सर मैग्नेटिक फील्ड कम तैयार होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम तैयार होगी मतलब उसमें से पास किए जाने वाले करंट की भी लेवल फिर हाँ कम रहेगी, मतलब वो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और तैयार होने वाली मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ये क्या होती है, एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तैयार होगी उसके अकॉर्डिंगली आप ज़्यादा करंट पास कर सकते हो। तो मैंने बताया ना, अगर आपने आयरन कोर रखा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब आप ज़्यादा करंट पास कर सकते हैं। तो आपको यही बोला कि अगर ये आयरन कोर हटा लिया जाए, अरे तो सीधी सी बात है, आयरन कोर हटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, तो करंट पास करने की कैपेसिटी भी कम होगी यानी डिक्रीज होगी। क्या होगी रे बाबू, तो फिर ऑप्शन बोलो, फिर ऑप्शन आएगा बी। क्लियर क्या। अभी इसके साथ एक और आपको बात बताता हूँ, वो बात ध्यान दो। अभी मैं आपको वही बता रहा था कि बाबू रे कि ये जैसे कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल, एक ही कॉइल है तो कौन सा कॉइल रे बाबू, प्राइमरी कॉइल। उसमें से क्या पास किया, करंट पास किया। करंट पास किया तो इस कॉइल में क्या तैयार हुए, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार हुए तो क्या तैयार हुआ, यल। यल यानी बाबू सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर।
तो सेल्फ इंडक्टेंस यल तैयार हुआ, तो फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई, इस मैग्नेटिक फील्ड करंट पास करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार हुई, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, क्या रे बाबू, मतलब अभी हमें एमसीक्यू देखने हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी एनर्जी स्टोर्ड करती है, तो उसका भी बेटा सादा फॉर्मूला है। मैं वो सादा फॉर्मूला पहले आपको बता दूं, तो कंसेप्ट पहले समझ लो। क्या रे बाबू, ये फार्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा यू से डिनोट करते हैं हम। किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। और कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो ख्याल में रखो, फार्मूला है हाफ यल आई स्क्वायर। तो यू यानी बेटा वो एनर्जी जो स्टोर की मैग्नेटिक फील्ड में, उसका फार्मूला है हाफ यल आई स्क्वायर। यल यानी मैंने बताया इंडक्टेंस, और आई भी बताया बेटा पास किया जाने वाला करंट उस कॉइल में से। क्लियर क्या, तो वही एमसीक्यू है सामने का, देखो कि सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी। ये बेटा सोलेनॉइड देखो ना, ये सोलेनॉइड, इसमें से इसका जो इंडक्टेंस, इंडक्टेंस यानी रे बाबू रे सेल्फ इंडक्टेंस रे बाबू रे, कितना रे 2 हेनरी, यूनिट तो बताया मैंने, ऐसा यूनिट हेनरी। कैरीज ए करंट 1 एम्पियर, हाँ इसमें से जो करंट है वो पास हो रहा है 1 एम्पियर का। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड, तो ये जो बेटा सोलेनॉइड है वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो क्या है बाबू रे, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी एनर्जी स्टोर करेगी, इसका फार्मूला U इक्वल टू हाफ यल आई स्क्वायर। तो बताओ बरा, हाफ वैसे ही, और यल की वैल्यू क्या दी है, तो वो दी है 2, और करंट कितना दिया है 1 का स्क्वायर। तो 2 2 कैंसल, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 यानी क्या आ गया। और एनर्जी का यूनिट तो मालूम है आपको, जूल पूरा लिख सकते या सिर्फ जे लिख सकते। ये आंसर आ गया बेटा 1 जूल। बोलो ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बाबू, यस। उसके बाद में जो सामने है नेक्स्ट, ये देखो द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बेटा वही मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्टेन इंडक्टर। इंडक्टर यानी कॉइल रे बाबू, लिखो हुआ इंडक्टर यानी क्या होता है, कॉइल होता है, कॉइल कोई इंडक्टर शब्द है। इस 25 मिली जूल रे बाबू, क्या रे बाबू, मिली जूल, मिली समझता है 10⁻³ when the current in the inductor is 60 मिली एम्पियर। ये देखो बेटा, जब कितना करंट पास किया जा रहा है बाबू इंडक्टर में से, कॉइल में से, ये फिगर या ये फिगर कोई भी चलेगी, एक ही बात है। तो जो करंट पास किया जा रहा है वो कितना, बोलो बोलो 60 मिली एम्पियर। तो दिस इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस। तो ये इंडक्टर जो है, ये जो कॉइल है, इसका इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्टेंस कितना। तो फार्मूला यही ना रे बाबू, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या फार्मूला है, बोलो जल्दी। तो फार्मूला है U इक्वल टू हाफ यल आई स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, यल फाइंड करना है ना। तो ये U वैसे ही बेटा, ये 2 इधर लाया, ये आई स्क्वायर इधर लाया, तो यहाँ क्या बचा, यल। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर राइट इक्वल टू यल इक्वल टू 2U अपॉन आई स्क्वायर, है ना। तो अभी क्या क्या वैल्यू दी है मुझे ज़रा बताइए। तो आप बोलेंगे सर हमें जो U दिया है ये साइड वर्क में लिख लेता हूँ। ये देखो साइड वर्क, साइड वर्क में बेटा बताओ बरा U कितना दिया है रे, बोलो जल्दी। 25 मिली जूल यानी 25 मिली यानी बेटा 10⁻³ जूल। वैसे ही आई कितना दिया है रे बाबू, 60 मिली एम्पियर। तो 60 वैसे ही मिली यानी 10⁻³ एम्पियर। क्लियर क्या बाबू रे,
हाँ तो रखो बरा वैल्यू, तो 2, u की वैल्यू 25 10 टू द पावर -3, i की वैल्यू 60 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा यस। चलो इसको और आसान कर देते हैं, बरोबर ध्यान दो। हाँ हाँ ये बरोबर ध्यान दो, इसको आसान कर देते हैं। 60 का मतलब 6, 1 0 का मतलब 10 टू द पावर 1, ये ऑलरेडी 10 टू द पावर -3, तो 6 10 टू द पावर 1 -3 यानी -2 एम्पियर। तो ये बेटा आई की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर क्या? 25 2 कितना होता है बेटा 50, ये 10 टू द पावर -3, 6 का स्क्वायर 36 और ये 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो -2 इंटू 2 -4। इसको लिया बेटा अप, तो क्या आएगा बताओ बरा ज़रा मुझे, 10 टू द पावर +4। और ये साधा बेटा डिवीजन 50/36, कितना रे बाबू 50/36, ये साधा डिवीजन आता है 1.389, 1.389। और ये 10 टू द पावर -4 अप लिए तो प्लस, तो ये कितना आ गया 10 टू द पावर -3 ऑलरेडी है, और ये 10 टू द पावर +4। क्लियर क्या? इक्वल टू 1.389 और ये 10 टू द पावर 1। क्लियर बाबू? क्लियर क्या? सो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 नहीं चाहिए तो पॉइंट को एक डिजिट सामने लेके जाओ, 13.89। ये यल बेटा इसका यूनिट आपको मालूम है हेनरी, ये आ गया आंसर। और ऑप्शन बोलो डी। क्लियर कह रहे बाबू रे? तो ये आ गया आंसर। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम बाबू रे, अभी प्रॉब्लम आएगा म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट पे। किसे बाबू रे? म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट पे। तो वो कंसेप्ट मैं पहले अभी आपको बता देता हूँ। देखो ये फार्मूला अभी मैंने हटा दिया है, ठीक है, प्रॉब्लम को भी हटा दिया। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया रे बेटा यहाँ पे बताओ मुझे, कि सर एक ही कॉइल रही तो सर प्राइमरी कॉइल, क्या रे बाबू? हाँ तो ये कंसेप्ट है सेल्फ इंडक्शन का। कौन सा रे बाबू? लेकिन अगर इस कॉइल के साथ दूसरी कॉइल अगर जुड़ी हुई है, तो देखो अभी मैं ये पार्ट हटा देता हूँ, ये पार्ट हटा दिया अभी। हाँ तो इस कॉइल के साथ अगर दूसरी कॉइल लगाई, ये देखो दूसरी कॉइल लगाई, दूसरी कॉइल लगाई, तो ये तो हो गई बेटा प्राइमरी कॉइल। कौन सी कॉइल रे बाबू? प्राइमरी कॉइल। और ये हो गई सेकेंडरी कॉइल। क्या रे बाबू रे? सेकेंडरी कॉइल। आया क्या समझ में? प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स रहेंगे उसको बोला जाता है एनपी। एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स, पी यानी प्राइमरी के, तो एनपी यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। सेकेंडरी के जो रहेंगे वो एनएस, एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स, यस यानी ऑफ सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर? अब होता क्या है, ये करंट पास किया बेटा, कहाँ से पास किया रे बाबू? सर प्राइमरी से। तो प्राइमरी से करंट पास किया तो क्या तैयार होते हैं? प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होते हैं। तो फ्लक्स प्राइमरी में जो तैयार होंगे उसको बोला जाता है 5P, 5 और उसके फुट पे P। 5P यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड इन प्राइमरी। इंड्यूस यानी तैयार होना, इंड्यूस यानी ही प्रोड्यूस यानी तैयार होना। तो 5P ये प्राइमरी में टर्न्स तैयार हुए। लेकिन प्राइमरी में जो टर्न्स होते हैं उसके साथ अभी यह सेकेंडरी रखने के कारण सेकेंडरी में भी क्या होते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होते हैं। तो सेकेंडरी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होते हैं वो फाइएस, फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, यस यानी ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी के। इसका कंसेप्ट समझाने के लिए देखो एक उदाहरण बताता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, मित्र है, वो सिगरेट पीता है। क्या पीता है? स्मोकिंग करता है। तो स्मोकिंग के कारण उसके लंग्स बेकार होंगे, है या ना? तो वो स्मोक कर रहा है, उसके कारण उसके लंग्स बेकार हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सेल्फ इंडक्शन। हाँ क्या हुआ? वो एक्टिव स्मोकर हो गया। क्या हो गया? और आप अगर उसके सामने खड़े हुए हैं तो जो धुआं निकलेगा वो आपके लंग्स तक भी जाएगा। आप भी तो इनहेल कर रहे हैं ना, है कि नहीं? तो वो आपके लंग्स में आए, ठीक है, तो वो ज़्यादा और ख़तरनाक होता है। जो पीने वाला होता है, सिगरेट पीने वाला, उसके लंग्स जितने बेकार होंगे उससे ज़्यादा वो उसके बेकार होते हैं जो उसके सामने खड़ा होता है, वो पैसिव स्मोकर हो जाता है। क्लियर क्या? तो ऐसा कोई भी सिगरेट पीने वाला दोस्त है तो उसको बोलना भाऊ ये सिगरेट को दूर रख,
ये सिगरेट को दूर भगा, नहीं तो मैं दोस्ती को दूर भगा दूंगा। क्लियर क्या? तो ऐसे दोस्तों से दूर रहो। क्लियर? सिगरेट और 4 बोतल वोडका। क्लियर? तो ऐसे से दूर रहो। चलो, तो यही यहाँ हो रहा है। ये वाला प्राइमरी करंट पास किया जा रहा है प्राइमरी से, इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में तैयार हो रहे हैं। प्राइमरी के पास सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी के मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आ रहा है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। पहले कौन सा देखा था रे बाबू रे? सेल्फ इंडक्शन। अब ये देखो, सेल्फ को हटा के म्यूचुअल इंडक्शन। क्या रे बाबू? तो इसका जो कांस्टेंट होता है वो सेल्फ का क्या था? यल। अभी इसका क्या रहेगा? यम। यम यानी कांस्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर क्या रे बाबू? कांस्टेंट यानी कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इसी को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका भी यूनिट हेनरी ही है। क्या है रे बाबू? हेनरी ही है। क्लियर क्या? यस। तो ये कंसेप्ट है बाबू सेकेंडरी का। किसका? सेकेंडरी, मतलब ये म्यूचुअल इंडक्शन का। तो इसमें प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होती है। क्लियर? और इसी टेक्निक से फिर ट्रांसफॉर्मर बनता है रे बाबू। क्या बनता है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी से सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स पास ऑन होते हैं, वो अच्छी तरह से पास ऑन हो, इसलिए यहाँ पे एक आयरन कोर रहता है। ये 3 वर्टिकल लाइन जो फिगर में ड्रॉ की है वो कौन है? बेसिकली आयरन कोर होता है। तो आयरन कोर ये हेल्प करता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को पास ऑन करने के लिए। और ये जो पूरी अरेंजमेंट बन गई बेटा, ये जो पूरी अरेंजमेंट बन गई अभी, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और आयरन कोर, ये हो जाता है ट्रांसफॉर्मर। और इस ट्रांसफॉर्मर के फिर 2 टाइप आते हैं। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर क्या? और दूसरा होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्लियर क्या रे बाबू? तो ये हमें सामने पढ़ना है, इसके एमसीक्यूज भी पढ़ना है, इसलिए अभी थोड़ी सी आइडिया दे दी है, सामने फिर डिटेल में बताता हूँ। तो अभी फिलहाल समझ लो कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। सर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ये वोल्टेज को कम करने का काम करता है। क्या करता है? जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, टीवी होता है, फ्रीज होता है कि नहीं? तो इसको हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है सिंगल फेज की 220 वोल्ट, कितना रे बाबू? उतने ये ना टीवी के लिए, फ्रिज के लिए नहीं चाहिए, कम चाहिए, 15-20 वोल्ट के रेंज में चाहिए। तो इसलिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। वो वोल्टेज को क्या करता है? कम कर देता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो है टीवी, फ्रिज को बचा लेता है। नहीं तो इतना वोल्टेज 220 वोल्ट का अगर वोल्टेज दिया जाए तो उड़ जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया जाए? जैसे ये है बेटा क्या, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में हमें 220 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो फिर वहाँ पे ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है, और वो जो रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए उतना वो वोल्टेज वहाँ पे देता है। क्लियर करे बाबू रे? यस यस। तो अभी बेटा हमें जो यहाँ पे एमसीक्यू पूछा गया है वो एमसीक्यू अच्छी तरह से बरोबर ध्यान दो। ओके? यस। हाँ, इसमें बेटा एक फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, प्राइमरी के लिए भी और सेकेंडरी के लिए भी। पहले जब हम प्राइमरी की बात कर रहे थे, किसकी? प्राइमरी की। जब सेकेंडरी नहीं था तो मैंने आपको बताया बेटा कि वहाँ पे फाई कितना तैयार होता है बेटा प्राइमरी के लिए? बोलो बेटा, फॉर प्राइमरी। और इधर फिर बताऊंगा फॉर सेकेंडरी। सेकेंडरी, फॉर सेकेंडरी कॉइल, ये फॉर प्राइमरी कॉइल। अच्छा चलो, तो जब ये सेकेंडरी कॉइल नहीं थी, सिर्फ प्राइमरी कॉइल थी, तो फाई कितना तैयार होता है रे बाबू? यल इंटू आई। बताया था ना अभी, फाई इक्वल टू क्या? यल आई। फिर आपको मालूम है, बट वी हैव, हमारे पास फार्मूला है क्या रे बाबू? ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये कौन सा लॉ है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यहाँ माइनस रहता है
अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं तो माइनस लेते नहीं है। हाँ, तो इसमें ख्याल में रखो, E इक्वल टू d∅dt अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी लॉ की स्टडी लेंज साहब ने की और उन्होंने बताया कि फार्मूला बरोबर है, लेकिन यहाँ पे माइनस चाहिए, क्योंकि ये जो फाई d∅dt जो ई को तैयार करता है, यही ई फिर इस d∅dt को अपोज करता है। मतलब जो d∅dt EMF को तैयार करके देता है, वही EMF क्या करता है, उसी d∅dt को अपोज करता है। ये बताया लेंज साहब ने, है ना। हमारे भी वातावरण में इधर उधर हम देखते हैं आजू बाजू में वही हो रहा है ना। माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको बड़ा अच्छा शिक्षण देते हैं, एजुकेशन देते हैं, सक्षम बनाते हैं, और वही पोट्टा फिर शादी होने के बाद उसी माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेजता है। ऐसे भी होते हैं ना कुछ नगीने, होते हैं कि नहीं। मतलब जिस माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया सक्षम किया, उन्हीं को कहाँ भेजता है, अनाथ आश्रम में। किसके लिए, वो शेमड़ी बीबी के लिए, है कि नहीं। तो कुछ रहते हैं ना ऐसे हीरे, हाँ, उस प्रकार का ये कंसेप्ट है। खैर, तो ये कंसेप्ट जो E इक्वल टू d∅dt, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। उन्होंने बताया था E इक्वल टू d∅dt। लेंज साहब ने इसी कंसेप्ट की स्टडी करके ये बताया कि फार्मूला बरोबर है, लेकिन यह माइनस होना चाहिए। इसलिए माइनस, क्योंकि जो d∅dt इस EMF E को तैयार करता है, वही EMF इसी d∅dt को बाद में अपोज करता है। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस नहीं लिखते, E इक्वल टू d∅dt। तो अभी देखो बेटा, ये E इक्वल टू ये d/dt वैसे ही, और फाई की वैल्यू बताओ रे बेटा, मुझे फाई की वैल्यू बताओ। ये L इंटू आई, लेकिन L तो मैंने बताया ना आपको कांस्टेंट है ना रे बाबू, कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है कि नहीं। कांस्टेंट को ये डेरिवेटिव अपने अंदर नहीं रखती, बाहर निकाल देती है। तो E इक्वल टू L तो d/dt ऑफ I, यानी ही E इक्वल टू L di/dt। ये EMF का फार्मूला ख्याल में रखो बेटा, प्राइमरी के लिए। किसके लिए रे बाबू। इसी प्रकार से सेकेंडरी कॉइल अगर रही है, देखो प्राइमरी के साथ सेकेंडरी रही तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है तो बताता हूँ। ये फाई बेटा, लेकिन फाई अभी किसके रे बाबू, सेकेंडरी के। अभी ध्यान, सेकेंडरी के फाई। तो ये फाई एस इक्वल टू, ये यल की जगह कौन काम करता है बोला, अभी तो बताया मैंने, यल की जगह अभी म्यूचुअल इंडक्शन में यम काम करता है। और ये आई वैसे ही, लेकिन आई कौन सा हुआ रे बाबू, करंट, ये प्राइमरी का ना रे, तो इसलिए आई पी। क्लियर क्या। तो प्राइमरी की इसमें वो जो करंट आए है तब भी आई पी था वो, लेकिन अभी सेकेंडरी है ना। हाँ, तो सेकेंडरी की इसमें फाई एस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस इन सेकेंडरी इक्वल टू यम इंटू आई पी। आई पी कौन है सर, प्राइमरी में का करंट। सही बात है। तो फिर वही, फिर बट वी हैव क्या, E इक्वल टू वही d∅dt अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। E वैसे इक्वल टू वैसे d/dt वैसे ही, और ये फाई यानी कौन रे बाबू, फाई एस। तो फाई एस की वैल्यू क्या रे बाबू अभी, तो यम इंटू आई पी। अरे लेकिन यम यानी ये क्या है, कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव के बाहर, सो E इक्वल टू क्या आता है, यम d∅p/dt। तो ये EMF जो तैयार होता है सेकेंडरी में, उसका फार्मूला यम d∅p/dt, और प्राइमरी में जो है उसी प्रकार से E इक्वल टू L di/dt। क्लियर क्या रे बाबू, यस। तो ये कंसेप्ट है। अब मैं आपको MCQ पे लेके आ रहा हूँ, यस, MCQ पे लेके आ रहा हूँ। तो ये MCQ देखो क्या, तो MCQ, two coils A and B have mutual inductance 2 into 10⁻⁻² हेनरी। दो कॉइल्स है A और B। अरे A और B, A प्राइमरी हुई और B रे सेकेंडरी। क्लियर क्या रे बोलो। ये इसको मैं A बोल लेता हूँ और इसको B बोल लेता हूँ, तो A प्राइमरी और B सेकेंडरी। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी यम दिया है रे बाबू, हमें क्या दिया है, यम दिया है। कितना दिया है बोलो, 2 into 10⁻² हेनरी। हाँ, इफ द करंट इन द प्राइमरी इज I इक्वल टू 5 sin 10 pi t। ये देखो प्राइमरी में का करंट IP यानी I दिया है, तो हमें बोला है
देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल बी, तो बी के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये पूछा रे बाबा। ईएमएफ मैं यहाँ बता दूँ, ये जो ईएमएफ है ये सेकेंडरी में का रे बाबू, तो ईएस यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी। आप बोलेंगे सर सेकेंडरी में ईएमएफ क्यों तैयार हो रहा है? अरे जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं ये सेकेंडरी कॉइल के, तब उसमें क्या तैयार होगा? ईएमएफ तैयार होगा। क्लियर क्या? तो पूरी प्रोसेस क्या है बताओ बरा। सर प्राइमरी से करंट किया पास, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए प्राइमरी के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए तो उसके पास सेकेंडरी है पास में, इसलिए उसके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए, और सेकेंडरी के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए गए, इसलिए सर सेकेंडरी में ईएमएफ तैयार होता है। कितना होता है ये फार्मूला भी बताया, ई एस इक्वल टू एम डी आई पी बाई डी टी। आई पी यानी प्राइमरी में का करंट। तो ये फार्मूला अभी हमें यूज करना है बेटा। तो मैं ये पूरा पार्ट अभी इरेज कर देता हूँ, पूरा पार्ट मैंने इरेज किया, और ये फार्मूला हमें यूज करना है। कौन सा फार्मूला रे बाबू बोलो बरा। तो ये ई एस इक्वल टू एम डी आई पी बाय डी टी। क्लियर क्या? तो हमें डाटा क्या दिया है वो बताओ। तो आप बोलेंगे सर यम दिया है 2 इंटू 10⁻⁻², और ये डी बाई डी टी ऑफ आई पी दिया है। आई पी की वैल्यू क्या दी है सर? आई पी दिया है 5 साइन 10 पाई टी। ये देखो ये दिया है 5 साइन 10 पाई टी। ये लगे तो इधर साइड वर्क में मेंशन कर लेता हूँ, साइड वर्क कि भाई यम हमें दिया है, कितना दिया है रे बोलो बाबू रे? 2 10⁻⁻² हेनरी। हेनरी पूरा लिखो या सिर्फ एच लिखो, एक ही बात है। और ये आई यानी आई पी लिखो या आई लिखो या वहाँ स्मॉल आई दिया, एक ही बात रे। वाई यानी आई पी है प्राइमरी का करंट। क्लियर क्या? कितना दिया रे बाबू? 5 साइन 10 पाई टी। हाँ ये लिखा। तो ये 2 10⁻⁻², वैसे ही 5 कांस्टेंट इसलिए बाहर निकाल लिया डेरिवेटिव के, बचा क्या? डी बाई डी टी ऑफ साइन 10 पाई टी। तो बेटा 5 2 10, ये 10⁻⁻² वैसे ही, और ये बेटा साइन, और साइन का ये एंगल है, तो साइन के डेरिवेटिव होते हैं कॉस, एंगल वैसे ही 10 पाई टी। तो साइन थीटा यानी कॉस थीटा। हाँ साइन थीटा की डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी बाई डी टी ऑफ इनर फंक्शन, ये जो एंगल थीटा है कितना रे बाबू? 10 पाई टी। 10 यानी 10 का पावर 1, 1 -2 यानी -1, ये कॉस 10 पाई टी। और ये देखो डी बाई डी टी ऑफ 10 पाई टी, इसमें 10 पाई कांस्टेंट है, तो 10 पाई बाहर निकाल लिया, बचा क्या? डी बाई डी टी ऑफ ये टी बचा, लेकिन डी टी क्या हो जाता है? कैंसल। तो ये 10⁻⁻1 इंटू ये 10 पाई, और ये कॉस 10 पाई टी। ये 10 यानी 10 का पावर 1, 10 का पावर +1, 10 का पावर -1, ये कैंसिल हो गए, तो क्या आया? पाई आया, इंटू ये कॉस क्या है रे बाबू? 10 पाई टी। क्या है बोलो जल्दी? कॉस 10 पाई टी। क्लियर क्या? क्या है? अब एक बात ख्याल में रखो, ये साइड वर्क में बताता हूँ। कॉस 0 ए बाबू, कॉस 0 यानी कॉस 2 पाई, पाई इवन में होना चाहिए 2 पाई, या कॉस 4 पाई, या कॉस 6 पाई, या कॉस 8 पाई, या कॉस 10 पाई, या कॉस 12 पाई, या कॉस 14 पाई। समझ में आया? इवन फॉर्म में होना चाहिए। ये सब की वैल्यू 1 होती है, ये दिमाग में फिट करो। तो cos 0 यानी 1, cos 2 पाई यानी 1, cos 4 पाई यानी 1, cos 6 पाई यानी 1। इवन फॉर्म में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। समझ में आया? तो ये बताओ बरा, cos 10 पाई टी है ना? हे बाबू हाँ, तो ये वैल्यू जो रहती है क्या रहती है रे बाबू? 1। तो ये क्या आएगा? पाई। तो कितना रे बाबू? सेकेंडरी ईएमएफ पाई इतना वोल्ट। क्या रे बाबू? ये आंसर ऑप्शन बोलो, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू?
यस,